नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता हुंजन और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने ह्यूमन बीइंग से काम को इतना आसान बना दिया है कि आज का कोई भी काम कंप्यूटर के बिना कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या और वो काम क्या करता है। So first of all, according to English definition, computer is an electronic device that converts the raw material as input by just processing it and converts it into output. So अगर हिंदी में और आसान भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे दिए हुए इनपुट को, हमारी कमांड्स को कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट जो है वो आउटपुट के रूप में हमें डिलीवर करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स को प्रोग्राम्स कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि आखिर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स वो एल्गोरिथम या फिर वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर की मदद करके इनपुट डाटा को आपकी मांग के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट दे देते हैं। इसे आसान भाषा में समझा जाए तो इन प्रोग्राम्स को कोड करके बनाया जाता है। हर प्रोग्राम का अलग अलग काम होता है और इन्हें स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करेंगे वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इनपुट। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूप में डाटा को रिसीव करता है। प्रोसेसिंग। जो डाटा आपने इनपुट के रूप में दिया है वो सीपीयू में जाकर प्रोसेस होता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आउटपुट। इनपुट किए हुए डाटा का जो रिजल्ट हमने कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर के साइज और उसके काम के हिसाब से हम कंप्यूटर को कई भागों में बांट देते हैं। अगर साइज के हिसाब से बात करें तो हम इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये कंप्यूटर किसी स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। अब बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स साइज में काफ़ी बड़े होते हैं पर सुपर कंप्यूटर से साइज इनका छोटा होता है। ये कंप्यूटर इतने कैपेबल होते हैं कि इसमें हज़ारों यूजर्स एक ही टाइम पर एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स के नाम से ही समझ आ जाता है कि ये इन तीनों कैटेगरी में सबसे छोटे साइज के होते हैं, पर ये कंप्यूटर भी लगभग हर तरह के टास्क परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं, जैसे कि लार्ज कंप्यूटर्स। ये वाले कंप्यूटर्स जो हैं हम अपने घरों में, अपने ऑफिसेस में, अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड अपॉन पर्पस। अगर बात पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर्स को बांटने की हो तो हम इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। पहले बात करेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की। ये कंप्यूटर खास तरह के बने होते हैं और इनके काम भी सिर्फ खास कामों के लिए किए जाते हैं। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं और इनके प्रोग्राम्स इस तरह से कोड किए जाते हैं कि सिंगल कमांड पर ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि हम इस पर हर तरह के टास्क जो हैं वो कर सकते हैं। इनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि अगर बात की जाए तो एक टाइम पर कई टास्क को हैंडल कर सकते हैं। ये टास्क, जिन्हें हम अपने ऑपरेशंस भी कहते हैं, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में जाकर एग्जीक्यूट होते हैं और सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। आजकल की इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में कंप्यूटर ने एक अलग ही जगह बना ली है। यूजर्स बिना कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन या डाटा को हैंडल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर्स वैसे तो लगभग हर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, पर मेजॉरिटी हम इन्हें 3 सेक्टर्स में ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर्स ने जो योगदान दिया है उसकी तुलना करना भी पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर की मदद से अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से बना सकते हैं और इनमें गलतियां होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन असेस करके अपने असाइनमेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। ये तो आप जानते हैं कि बैंक्स में हिसाब किताब का काम कितना ज़्यादा होता है, तो बिना कंप्यूटर्स के इतना हिसाब कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बैंक्स में दिन रात फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं और कंप्यूटर की सहायता से उन कैलकुलेशंस को बड़ी जल्दी से और बड़े ही सही तरीके से किया जा सकता है। कंप्यूटर से की गई ट्रांजैक्शंस में गलतियां होने के चांसेस लगभग बहुत कम होते हैं।
अब बात करेंगे रिसर्च वर्क की। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स इतनी कड़ी मेहनत करके अपनी रिसर्च करते हैं तो कंप्यूटर स्टोर करने में, उन्हें कंपाइल करने में और एनालाइज करने में उनकी मदद करता है। कंप्यूटर डिफेंस सेक्टर में उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाखों फाइल्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी इंसान पर इतना भरोसा किया नहीं जा सकता कि वो अपने दिमाग में इसे स्टोर करके रख सके। तो कंप्यूटर उन ऑपरेशंस की डिटेल्स को बड़ी ही ध्यान से हैंडल करता है। अब बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कई कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट का मेन फंक्शन ये होता है कि वो यूज़र की तरफ से डाटा रिसीव करके कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाता है। तो डाटा यूज़र से कंप्यूटर तक पहुंचता कैसे है? दरअसल ये इनपुट डिवाइसेस की मदद से पॉसिबल होता है। इनपुट डिवाइसेस की मदद से ही यूज़र कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट के रूप में दे सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और भी बहुत कुछ। आउटपुट यूनिट का काम भी काफ़ी सिंपल है। जो डाटा हमने इनपुट के रूप में दिया है वही डाटा जब प्रोसेस होकर हमारे सामने आता है तो हम उसे आउटपुट यूनिट के ज़रिए देख सकते हैं। तो अब वापस डाटा होकर यूज़र के सामने कैसे आता है? ये भी आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से आता है, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं वो स्टोरेज यूनिट में पहुंचकर एग्जीक्यूट होते हैं और तब तक वो डाटा वहीं प्रोसेस होता है जब तक आउटपुट के रूप में यूज़र तक वापस ना पहुंच जाए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। लास्ट वन इज ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर का सबसे आखिरी कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर की अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आसान भाषा में समझा जाए, कंप्यूटर के जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स वाले जितने भी कैलकुलेशंस हैं उस सब के लिए यही कंपोनेंट जिम्मेवार होता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेयर की तरह होता है जो कि यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यूज़र को एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसकी मदद से वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कंप्यूटर के हार्डवेयर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके, और इसी में हमारी मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सभी स्पेशल ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड्स क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक लेयर की तरह होता है जो यूज़र से सिस्टम तक कम्युनिकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से प्रोग्राम्स को ईजिली मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक ही समय पर कई सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेमोरी और प्रोसेसिंग को भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को बाकी रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे कि मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, पर उस मेमोरी को मैनेज करना, उसका पार्टीशन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही कई टेक्निक्स में से एक है। मेमोरी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फाइल मैनेजमेंट, आप जो अपने कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स देखते हैं उसे मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से पॉसिबल है। स्कीमा में यूज़ होने वाली मेमोरी का ध्यान भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही रखा जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर में कई सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं जो कि सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट में होते हैं। उन सभी डिवाइसेस की फंक्शंस, कंट्रोल्स, मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, कंप्यूटर में हम कई तरह से टास्क परफॉर्म करते हैं जिसे प्रोसेसर द्वारा हैंडल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर की सभी एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, जैसे कि इस टास्क पर कैसे प्रोसेस को एलोकेट या डीएलोकेट करना है। यूज़र इंटरेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़रूरी और मेन काम है एक इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसकी मदद से यूज़र आसानी के साथ कंप्यूटर एक्सेस कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश और सोलरिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की कई टाइप्स हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट के बिना कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हम डिटेल में और विस्तार में जानेंगे कि इंटरनेट एक्चुअल में है क्या। इन लेमन लैंग्वेज इंटरनेट इज आल्सो टर्म्ड एज नेट। अगर देखा जाए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से मिलकर बनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इंटरनेट कहते हैं जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को जोड़ती है। वैसे तो कंप्यूटर्स को जोड़ने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन इंटरनेट से कंप्यूटर्स को इतने इफेक्टिव और अट्रैक्टिव वे से जोड़ा जाता है कि काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का इतिहास क्या है। वैसे तो इंटरनेट की शुरुआत 1950 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के साथ ही हो गई थी। बाद में 1960 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाले स्मॉल और लार्ज दोनों तरह के नेटवर्क के ऊपर रिसर्च की गई थी और इस नेटवर्क को ARPANET के नाम से जाना जाने लगा। ARPANET ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP IP के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया और यहाँ से ही 1983 से शुरुआत हुई मॉडर्न इंटरनेट की। फर्दर इंटरनेट पूरी तरह से पॉपुलर होने लगा और पब्लिकली हमें अवेलेबल होने लगा 1990 में। इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड पर इंट्रोड्यूस किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहले है डोमेन नेम। इंटरनेट के ऊपर लाखों करोड़ों डाटा अवेलेबल है। यूजर्स इंटरनेट की सहायता से उस डाटा को सर्फ कर सकते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं। लेकिन ये डाटा आखिर कहाँ होता है और इन्हें ढूंढा कैसे जाता है? ये डाटा अलग अलग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जिन्हें उनके वर्चुअल एड्रेस की सहायता से ढूंढा जाता है और इसी यूनिक एड्रेस को हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। डोमेन नेम कई तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं और यही कैटेगरी बताता है कि किस तरह की डोमेन पर किस तरह की इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। डोमेन नेम से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। .com एक कमर्शियल कैटेगरी है। .com से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वर्ल्ड वाइड कमर्शियल बिजनेस के लिए है। अब बात करेंगे .edu। .edu एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के डोमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एलोकेट किए जाते हैं। .mil यानी कि मिलिट्री सर्विसेज में यूज़ होने वाला डोमेन नेम होता है। .org ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के डोमेन नेम यूज़ करते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जिसमें आता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के टर्म्स में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। यही टर्म आपके इन्फॉर्मेशन को जैसे पिक्चर्स, साउंड और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट को इंटरनेट पर पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करवाता है। ब्राउज़र। इंटरनेट के इस दौर में इंफॉर्मेशन की नीड बहुत बढ़ गई है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेसमैन, हम सभी घंटों इंटरनेट सर्फ करके इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। तो हम इंटरनेट सर्फ कर कैसे पाते हैं? इंटरनेट यूज़ करने के इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमें एक ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है। ब्राउज़र एक यूज़र और इंफॉर्मेशन के बीच एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बिंग, याहू, नेटस्केप नेविगेटर। इन्हीं ब्राउज़र की सहायता से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं और असेस कर पाते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरनेट की दुनिया में। जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेट पर करोड़ों डाटा फाइल्स मौजूद हैं। जैसे डोमेन किसी भी वेबसाइट का वर्चुअल एड्रेस होता है, वैसे ही URL मल्टीमीडिया कंटेंट का वर्चुअल एड्रेस होता है। इस URL की सहायता से आप इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फाइल को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। HTTP की सहायता से हम अपने वेब पेजेस को इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करते हैं। होम पेज। जब भी आप इंटरनेट ओपन करो किसी भी ब्राउज़र की मदद से किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उस वेबसाइट का फर्स्ट पेज यानी कि मेन पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के कई तरीके होते हैं, तो आइए जानते हैं कि हम किन किन तरीकों से कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका फ़ोन लाइन्स। फ़ोन लाइन की सहायता से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आता है वायरलेस एंटीना।
वायरलेस एंटीना की सहायता से आप अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको किसी भी वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इंटरनेट की दुनिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आज हम इसे थोड़ा डीप में समझेंगे, लेकिन इसे समझने से पहले हमें इसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक सड़क पर एक व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से मिलता है और आसपास के किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को एक रेस्टोरेंट के बारे में बता देता है। तो इस तरीके से उस रेस्टोरेंट को एक कस्टमर मिल जाता है और हो सकता है कि वो व्यक्ति उसी रेस्टोरेंट में काम भी करता हो। बिल्कुल ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे सर्च इंजन को हमारे बिजनेस के बारे में पता हो। हम अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके सर्च इंजन को हमारे बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीधा हमारे कस्टमर को हमारे बिजनेस तक पहुंचा देता है। आज के दौर में जहां इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध है, वहां लोग हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, चाहे फिर इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो। एक सही एसईओ टेक्निक की मदद से हम कस्टमर्स यानी कि ऑडियंस को अपने बिजनेस तक पहुंचा सकते हैं, इसका रीच बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड की रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अगर और सरल और आसान भाषा में समझें तो एसईओ एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बता रहे हैं जो एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है और जिससे लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो ये उससे जानकारी लेंगे जिसके पास इन्फॉर्मेशन है और जब उस व्यक्ति को आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो व्यक्ति आपके बिजनेस का नाम सजेस्ट करेगा और वो व्यक्ति सीधा आपके बिजनेस तक पहुंच जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ बेसिक्स टर्म्स में आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक तरह का लेबल होता है जिसकी मदद से हम नेटवर्क डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी से ये दुनिया का बेस्ट सोर्स बन गया जो कि लोगों को इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब वापस बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब कि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करने वाले लोगों का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस की मदद से हम पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यूज़ करके वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। एसईओ प्रोसेस के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो आइए जानते हैं वे कौन सी टेक्निक्स हैं। वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ प्रोसेस में एक मार्केटर द्वारा की गई सभी प्रैक्टिसेस जो कि वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती हैं वो लीगली प्रोसीडिंग्स होती हैं। वाइट हैट एसईओ गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही मानी जाती है। ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ भी वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज़ की जाने वाली टेक्निक है, पर गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से इसे लीगल नहीं माना जाता। ब्लैक हैट एसईओ गूगल के वीक पॉइंट्स को टारगेट करके गूगल के एल्गोरिथम को ब्रेक करके वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करने वाली प्रोसेस को कहा जाता है। ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जो वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ दोनों प्रोसेस को मिक्स करके की जाने वाली प्रैक्टिस होती है। इस टेक्निक में हम गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो भी करते हैं और किसी किसी पॉइंट पर ब्रेक भी करते हैं, पर यह पूरी तरह इलीगल प्रैक्टिस नहीं होती। अब बात करते हैं एसईओ की उन टेक्निक्स के बारे में जो कि मार्केटर्स द्वारा अपनाई जाती हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटर्स द्वारा दो तरह की एसईओ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहली आती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो कि मार्केटर्स द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इस टेक्निक में मार्केटर्स कीवर्ड्स, मेटा लिंक, मेटा डाटा,
कंटेंट को यूज़ करके वेबसाइट के पेजेस की रैंकिंग बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेक्निक पेज या पोस्ट पब्लिश होने से पहले की जाने वाली प्रोसेस है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके मार्केटर्स यूजर्स इंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं। इस टेक्निक के कारण ही ऑप्टिमाइजर्स आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर फोकस करते हैं। आपका कंटेंट जितना ज़्यादा शेयर होगा, आपका वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। अब बात करते हैं उन पॉपुलर प्रैक्टिसेस के बारे में जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ की जाती हैं। पेज टाइटल्स, मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस, इंटरनल लिंक बिल्डिंग, इमेजेस एंड ऑल्ट टेक्स्ट और भी बहुत कुछ। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होने वाली प्रैक्टिसेस हैं: अपने पोस्ट को जितना हो सके उतना शेयर करना, दूसरी वेबसाइट्स पर मौजूद पोस्ट पर कमेंट करना, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, फॉर्म लिंक बिल्डिंग, फॉर्म्स में पोस्ट करना और प्रेस रिलीज सबमिशंस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। कीवर्ड सर्च करने के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं जैसे कि कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड शिफ्टर। बैकलिंक चेक करने के लिए यूज़ करने वाला टूल है अशरफ्स बैकलिंक चेकर, गूगल एनालिटिक्स, एमओजेड लोकल लिस्टिंग स्कोर, एसईओ वेब पेज एनालाइजर और लास्ट में आता है एसईआरपी एनालाइजर। अब जानते हैं एसईओ को इम्प्लीमेंट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करता है। जब आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तब ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली बन जाती है। ये आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बना देता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्मूथ वेबसाइट कितनी ज़रूरी है एक ऑनलाइन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर्स का नंबर इंक्रीज़ करने में भी ये हमारी मदद करता है। एसईओ इम्प्लीमेंट करने से आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव तो होगी ही, साथ ही आसानी से ढूंढी भी जा सकेगी। एसईओ की मदद से सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट ढूंढना आसान हो जाता है और यूज़र आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। ये आपके कंपटीटर्स को बाईपास करने में भी आपकी मदद करता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट की मदद से आप अपने कंपटीटर्स को पास करके आगे बढ़ सकते हैं। एसईओ पर काम करते हुए अगर आप अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन और एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं तो एक तरीके से ये आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक ऐसा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों यूज़र्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ यूज़र्स को कनेक्ट ही नहीं करता बल्कि ये मार्केटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटर्स अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं और अपने ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया की कुछ साइट्स जैसे कि फेसबुक और ट्विटर इसमें अहम रोल निभाती हैं। इसके ज़रिए मार्केटर्स अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे से उनसे बात और कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के अलावा और भी कई सोशल साइट्स हैं जैसे कि लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट और भी बहुत कई, लेकिन ये साइट्स अभी उभर रही हैं। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया में वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे मार्केटर्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइज एंड अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। मतलब कि मार्केटर को सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक और ट्विटर एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, तो इनकी मदद से मार्केटर के लिए उसके प्रोडक्ट के लिए टारगेट ऑडियंस को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। टारगेट ऑडियंस की पसंद और प्रेफरेंसेस को जानने में भी सोशल मीडिया आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं एक्ट्स एज अ क्विक मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक। आपको फीडबैक फैक्टर पर क्विक होना होगा, चाहे फीडबैक लेने की बात हो या फीडबैक पर जवाब देने की बात हो। फेसबुक और ट्विटर फीडबैक के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो वे तुरंत इन सोशल साइट्स पर फीडबैक देते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होता है कि आप उस इश्यू को रेक्टिफाई कर सको और उसे ट्रबल शूट कर सको।
और उस फीडबैक पर जवाब दे सको। और अगर आपका कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक भी इन सोशल साइट्स के माध्यम से दे सकता है और ये आपका मोराल और सेल दोनों बढ़ाता है। सोशल मीडिया आपके सेल को बढ़ाने का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया मार्केटर्स को मोटिवेट करता है और पुराने कस्टमर्स के रिटेन हुए या नए कस्टमर अट्रैक्ट करने को लेकर तुरंत ही इंश्योर करता है। अब हम बात करते हैं सेल को सोशल मीडिया के थ्रू बूस्ट करने की टेक्निक्स की। सबसे पहले आता है जनरेटिंग ऑनलाइन कंटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट को हम जनरेट कर सकते हैं ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स और स्निपेट्स की मदद से, और इस ऑनलाइन कंटेंट को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना चाहिए। सेकंड आता है वीडियो कंटेंट। सोशल मीडिया के ज़रिए हम वीडियो कंटेंट को शेयर करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मार्केटर्स के फेवर में होता है। बेसिकली ये हमारे प्रोडक्ट और व्यूअर्स को आमने सामने करता है। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, व्यूअर को नहीं पता होता कि मार्केट में कौन कौन से शैम्पूज़ हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कंपनी वाले और मार्केटर्स अपने शैम्पू को वीडियो कंटेंट के ज़रिए अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं और उसकी क्वालिटीज़ को व्यूअर के सामने बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग है क्या और कैसे की जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। हर एक मार्केटर वो संभव कोशिश करता है जिसके ज़रिए वो अपने सेल को बढ़ा सके और अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पा सके, और इसके लिए वो यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी मानी जाती है जिसके ज़रिए मार्केटर्स अपने नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को चालू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्रोसेस क्या है। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक बड़े लार्ज ग्रुप को ईमेल्स के जरिए इंटरेक्टिव वे से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट वन इज क्लियर योर ऑब्जेक्टिव्स। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे पहला और ज़रूरी एलिमेंट है आपको आपके टारगेट ऑडियंस को लेकर ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए आप अपने बिजनेस गोल्स क्लियर करें, उन्हें अलाइन करें और फिर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाएं जो कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। सेकेंड वन इज इंश्योर कैची सब्जेक्ट लाइन्स। कैची सब्जेक्ट लाइन्स मतलब कि आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन्स बहुत कैची होनी चाहिए जो कि देखते ही रिसीवर को अट्रैक्ट करें। यह स्ट्रेटेजी भी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाती है। एक क्रिएटिव सब्जेक्ट लाइन आपकी स्ट्रेटेजी को आधा सक्सेसफुल एडवांस में ही बना देती है, तो हमेशा अपने सब्जेक्ट लाइन को इम्पोर्टेंस देना और उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ ल्योर ऑडियंस विद अ स्मार्ट बॉडी कॉपी। मतलब आपकी ईमेल की बॉडी जितनी छोटी और क्रिस्पी होगी उतना ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। आपकी ईमेल बॉडी अच्छी तरह क्राफ्टेड होनी चाहिए जिसमें सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो। फोर्थ वन इज ऑटोमेट योर ईमेल मैसेजेस। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कम समय में टारगेट करना चाहते हैं तो आपको आपके मैसेजेस को, ईमेल्स को ऑटोमेट कर देना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले, एक बड़ी संख्या में लॉयल ऑडियंस जनरेट करना। कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मार्केटर्स को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में भी मदद करता है। आपके कंपटीटर्स को कंपटीशन में एज देने में भी ईमेल मार्केटिंग आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं मोबाइल मार्केटिंग के बारे में। बदलते इस दौर में मार्केटिंग के तरीकों में कई तरह के बदलाव सामने आए हैं और उसी के एक एग्जाम्पल है मोबाइल मार्केटिंग। इन मॉडर्न और इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके मार्केटर्स अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दरअसल मोबाइल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि सीधा टारगेट उन ऑडियंस को करती है जो कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जैसी मोबाइल सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि ईमेल एंड एसएमएस। एक सक्सेसफुल मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, अब हम इस बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज के दौर की एक बहुत ज़रूरी स्ट्रेटेजी है जो कि आपके बिजनेस प्लान की गाड़ी में फ्यूल का काम करती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है रिसर्च वेल। मार्केटर्स इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है और वो किस तरह की तकनीकों को यूज़ कर रही है। तो इसके पहले कि आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, कुछ सवाल अपने आप से पूछें, जैसे आपकी ऑडियंस किस कंट्री की है, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस को भी आप टारगेट करने जा रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। आपको अपने ऑडियंस की अच्छी तरह रिसर्च करके उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को जानना चाहिए। अब आता है परफॉर्म कंपटीटर एनालिसिस। आपके कंपटीटर्स भी इस तरह के स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं, तो अपने मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने से पहले आप अपने स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करें कि वो बिजनेस में बने रहने के लिए क्या कर रहे हैं। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करें। थर्ड वन इज पे हीड टू स्टैटिस्टिक्स। मोबाइल मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कंट्री के कितने यूज़र्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कितने यूज़र्स टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। एक बार जब आप इन सभी फैक्टर्स से इंश्योर हो जाएं, तो आप अपने बिजनेस के लिए मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के। मोबाइल मार्केटिंग आपके इन्वेस्ट किए हुए एफर्ट्स का रिजल्ट आपको जल्द ही टाइम पर देखने को मिल जाता है। ये एक इजी और आसान मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की मदद से नए कस्टमर्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग की मदद से आप अपने कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को आसानी से और इफेक्टिव तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में, जिसमें से एक आता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक बहुत ही फेमस मॉडल है। इस मॉडल में कंपनी अपनी वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट दूसरी वेबसाइट पर करती है। एडवर्टाइजर्स को एक फिक्स किया हुआ अमाउंट अपनी होस्ट वेबसाइट को हर एक क्लिक के हिसाब से पे करना होता है। यानी कि जब भी कोई विजिटर उस ऐड पर क्लिक करता है तो एडवर्टाइजर को फिक्स किया हुआ अमाउंट उस होस्ट वेबसाइट को पे करना होता है। पे पर क्लिक के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, अब हम उस बारे में जानते हैं। तो आइए बात करते हैं उन 5 एलिमेंट्स की जो पे पर क्लिक स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले गोल टारगेट्स। सबसे पहले अपने गोल टारगेट्स को सेट करना होता है, क्योंकि उसी हिसाब से बाकी की स्ट्रेटेजी परफेक्टली बनाई जा सकती है। सेकंड में आता है डिवाइस एंड ऐप स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीशन ऑफ योर गोल्स। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो मार्केटर को अपनी अगली स्ट्रेटेजी को सही तरीके से सेट करना होता है, जिसमें मार्केटर पे पर क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। मार्केटर को इस गोल में अपने बजट और बाकी आने वाले ज़रूरी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होता है। थर्ड में आता है क्रिएशन। अगली स्टेप है क्रिएशन। इसमें मार्केटर पे पर क्लिक कैंपेन को तैयार करते हैं। इसके बाद है एग्जीक्यूशन। कैंपेन बनाने के बाद अगली स्टेप होती है उसे एग्जीक्यूट करना। किसी भी स्थिति में मार्केटर को किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है मेजरिंग रिजल्ट्स। पे पर क्लिक स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट्स को मेजर करना भी उतना ही ज़रूरी है। आपकी डिजिटल मार्केटिंग का इफेक्ट जानने के लिए आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी हर स्ट्रेटेजी आपके मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस की ओर जाती है। टाइप्स ऑफ पीपीसी एडवर्टीजमेंट्स। तो अब जानते हैं पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट्स कौन कौन से तरह की होते हैं। सबसे पहले है पेड सर्च एडवर्टाइजिंग। इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स में सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, बिंग आपके बिहाफ पर आपके एडवर्टीजमेंट को पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर शो करते हैं, और जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट को देखकर उस पर क्लिक कर देता है तो आपको उस होस्ट वेबसाइट को पे करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल एडवर्टीजमेंट्स, बिंग एडवर्टीजमेंट्स और फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स। दूसरे टाइप की एडवर्टाइजिंग है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग पीपीसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस एडवर्टाइजिंग में आपकी वेबसाइट पर इमेजेस, पोस्टर्स और बैनर्स दिखाए जाते हैं, यानी कि आपके प्रमोशनल बैनर्स किसी और वेबसाइट पर डिस्प्ले होते हैं, और जब भी कोई विजिटर उन बैनर्स पर क्लिक करता है तो वो सीधा उस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर लैंड कर जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। इस टेक्निकल वर्ल्ड में जहाँ इन्फॉर्मेशन एक पहाड़ है, वहीं पर कंटेंट को दुनिया का किंग कहा जा सकता है।
तो चलिए ब्लॉगिंग को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जहां हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ रहा है और अपने नए क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पर ब्लॉगिंग एक आर्ट के रूप में सामने आया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव ब्लॉगिंग कैंपेन को फॉर्मुलेट करके आप अपने बिजनेस के स्कोप को और रेपुटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इफेक्टिव ब्लॉगिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सेटअप एंड डिज़ाइन योर ब्लॉग। सबसे पहले आप अपने कंटेंट का एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए जो आप कैंपेन में यूज़ करेंगे। ज़्यादातर ऑडियंस यूजर्स वर्डप्रेस को एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस यूज़र फ्रेंडली है और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र्स को इंगेज रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने ब्लॉग लिखने का डिसाइड कर ही लिया है, तो ये भी डिसाइड कर लीजिए कि ब्लॉग का सब्जेक्ट क्या है या आप किस सब्जेक्ट पर ब्लॉग लिखना पसंद करते हैं। इसके बाद आप अपने ब्लॉग को आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग एंड पब्लिशिंग। सेकेंड स्टेप में आप अपने ब्लॉग के लिए बेहतर रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखना चालू कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑडियंस को इंगेज करने में कैपेबल होगा। थर्ड स्टेप है कंटेंट मार्केटिंग की। वैसे तो सिर्फ एक अच्छा ब्लॉग लिखना ही काफ़ी नहीं है। ब्लॉग के अलावा आपको अपने कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना भी ज़रूरी है। द अल्टीमेट गोल इज़ ड्राइव ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। जितना ज़्यादा आपका ब्लॉग ट्रैफिक गेन करेगा, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट की प्रमोशन होगी और ये पॉसिबल है जब आप नॉलेजेबल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग से भी आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है स्टार्ट अर्निंग मनी। स्टार्ट अर्निंग मनी यानी कि अब बारी है पैसे कमाने की। जब आपके भरोसेमंद ऑडियंस ने एक बार आपकी वेबसाइट्स पर आना शुरू कर दिया, तो आप अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करके भी आप अपनी ब्लॉगिंग के ज़रिए अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर यह की जाती है। आप जो भी पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट्स, फ्लेक्स देखते हैं या लोगोस देखते हैं, उन सभी को ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स की जिन पर ये डिज़ाइंस किए जाते हैं। सबसे पहला ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आता है एडोबी पेज मेकर। एडोबी पेज मेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जितने भी पब्लिशिंग वाली चीज़ें हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह, इन सभी को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। 1985 में एल्डर्स द्वारा सबसे पहले एडोबी पेज मेकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे विंडोज़ कंपैटिबल कर दिया गया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ई बुक्स, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेज मेकर के कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब कि सॉफ्टवेयर की वो चीज़ें जो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट सॉफ्टवेयर का वो टूल बॉक्स होता है जिसमें डिज़ाइनिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के सभी टूल्स होते हैं। इन टूल्स की मदद से ही आप किसी भी डिज़ाइन को कर सकते हैं। फिर आता है पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड वो एरिया होता है जो कि आपके मेन डॉक्यूमेंट एरिया के बाहर होता है। इसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट को इस पर एडिट कर सकते हैं या रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं। पेस्ट बोर्ड वाले एलिमेंट प्रिंटेबल एरिया के बाहर होते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपकी रफ शीट है जहां आप रफ काम करते हैं। फिर आता है प्रिंटेबल एरिया। प्रिंटेबल एरिया होता है आपका मेन डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट फाइनली प्रिंट होगा। इस डॉक्यूमेंट पर आप फाइनल काम करते हैं। जो डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग आपने इस एरिया पर की है, वही आपके प्रिंट कमांड पर प्रिंट होकर आएगी। रूलर्स एंड गाइड्स। रूलर्स एंड गाइड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। चाहे आप एडोबी पेज मेकर पर काम कर रहे हों या किसी अन्य ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ये आपके सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट के टॉप और लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड होता है। इसकी मदद से आप परफेक्ट मेजरमेंट और अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पेज मार्जिन्स भी इसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कलर एंड स्टाइल बॉक्सेस, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कलर और स्टाइल बॉक्सेस कंपोनेंट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कलर कंपोनेंट की बात करते हैं।
कलर कंपोनेंट की मदद से प्रिंटिंग से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट के कलर को रिमूव कर सकते हैं या उस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और ऐसे ही स्टाइल बॉक्सेस की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग कर सकते हैं। एडोबी फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप नए ग्राफिक्स को बना भी सकते हैं और एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स को एडिट भी कर सकते हैं। इसे चलाने वाली कंपनी को कहा जाता है एडोबी इनकॉर्पोरेशन। 1985 में एडोबी सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी से ये सॉफ्टवेयर फोटोज की एडिटिंग करने के लिए चलन में है। एडोबी फोटोशॉप मैक और विंडोज दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे इंस्टॉल या यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडोबी फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। लेयर्स पैलेट। अब जो भी डिजाइनिंग या एडिटिंग का काम इस सॉफ्टवेयर में करते हैं वो पर्टिकुलर लेयर के ऊपर होता है। तो इस लेयर पैलेट की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करना, डिज़ाइन करना या फिर एडिट करने के काम कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी हेल्प ये मिलती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लेयर को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पैलेट में उस लेयर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल एडोबी फोटोशॉप का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। वैसे तो सॉफ्टवेयर आपको कई सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, पर इस टूल की मदद से डिज़ाइनर्स इजीली किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। ये टूल्स डिज़ाइनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और डिज़ाइनिंग की प्रोसेस को ईजी कर देते हैं। पेन टूल। एडोबी फोटोशॉप ने डिज़ाइनर्स का काम काफ़ी आसान कर दिया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से डिज़ाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। पेन टूल डिज़ाइनर्स की क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हुए डिज़ाइनर्स को पूरी फ्रीडम देता है कि डिज़ाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो चाहे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉरल ड्रॉ के बारे में। कॉरल ड्रॉ ने ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि कॉरल ड्रॉ भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आप वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं, नए ग्राफिक्स को बना भी सकते हैं और पुराने ग्राफिक्स को एडिट भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर में आप 2D लोगोस बना सकते हैं और पिक्सेल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कॉरल ड्रॉ के फीचर्स के बारे में। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से टी-शर्ट्स एंड लोगोस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके ग्राफिक्स को एडिट करने में भी आपकी हेल्प करता है। कॉरल फॉन्ट मैनेजर की हेल्प से आप अपने नए फॉन्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर लोगोस बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। कॉरल ड्रॉ में पहले से मौजूद कई सारी टेम्पलेट्स होती हैं जिसकी मदद से आप इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं। अगर आप अपने ग्राफिक्स में किसी भी तरह से स्केच डिज़ाइनिंग की हेल्प चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको लाइव स्केच टूल भी प्रोवाइड करता है। कॉरल ड्रॉ का फाइल फॉर्मेट है .cdr। कॉरल ड्रॉ टेक्स्ट इफेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। कॉरल ड्रॉ को सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉरल ड्रॉ को पहले सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, पर रिसेंटली इसे मैक के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कॉरल ड्रॉ टी-शर्ट डिज़ाइनिंग में किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके आइडिया का ब्रांड कौन सा है। फिर आपको एक बेस स्टोरी तैयार करनी होगी जो कि कस्टमर्स को इंगेज कर सके। जब एक बार आपका ब्रांड सिलेक्ट हो जाए तो फिर आप डिज़ाइनिंग पर प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप अपने टी शर्ट का टाइप सिलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह की टी शर्ट सेल करना चाहते हैं। जब आप डिज़ाइनिंग कर लें तो आप प्रिंटिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सिल्क प्रिंटिंग आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टाइप है। अब आता है हीट ट्रांसफ़र प्रिंट मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आपको अपने डिज़ाइन को एक ब्लैक शीट पेपर पर प्रिंट करना होगा। फिर आप उस डिज़ाइन को अपनी टी शर्ट पर हीट प्रिंटिंग मेथड से प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडोबी फ्लैश। अब जब भी इंटरनेट सर्फ करते हैं, उसमें कोई वीडियोस को असेस करते हैं तो वहाँ पर हमें एक प्लेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एडोबी फ्लैश। आसान भाषा में अगर हम समझें, जो भी कंटेंट या वीडियोस को हम एडोबी सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट करते हैं तो उन वीडियोस को असेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एडोबी फ्लैश। मतलब कि इंटरनेट पर प्ले होने वाली वीडियोस को एडोबी फ्लैश सॉफ्टवेयर की मदद से ही असेस किया जा सकता है। एडोबी फ्लैश एक मल्टीमीडिया प्लेबैक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियोस को सपोर्ट करता है। एडोबी फ्लैश की कोई भी वीडियोस को प्ले करने के लिए आपको एडोबी फ्लैश सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए या फिर कोई ऑनलाइन मूवीज़ देखने के लिए भी आपको एडोबी फ्लैश की ज़रूरत होती है।
एडोबी फ्लैश ने व्यूअर्स के लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एडोबी फ्लैश के फीचर्स के बारे में। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। आप अन्य वेबसाइट पर मौजूद वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आप गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस देखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन 2D एंड 3D गेम्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन एनिमेट कैरेक्टर्स देखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एडोबी फ्लैश को सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। एडोबी फ्लैश प्लेयर को आप विंडोज़ पर यूज़ कर सकते हैं। ये लिनक्स OS के लिए भी अवेलेबल है। आप सोलरिस और मैकिंटोश दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फाइल फॉर्मेट्स की जो कि एडोबी फ्लैश द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि XML, JSON, AMF और SWF। इन फाइल फॉर्मेट्स को आप अपने एडोबी फ्लैश प्लेयर में इजीली प्ले कर सकते हैं। एडोबी फ्लैश प्लेयर में और कुछ और फाइल फॉर्मेट्स को भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि MP3, FLV, PNG, GIF और भी कई। आप एडोबी फ्लैश प्लेयर को इजीली एडोबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडोबी टाइम टू टाइम अपने फिक्सेस और इश्यूज को रिसॉल्व करने का काम करती है। इन सब के अलावा आप एडोबी फ्लैश के एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में ऐड भी कर सकते हैं, जो कि एडोबी के सभी काम करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें। धन्यवाद।